गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम आपके चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे जो है रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। ठीक है। अध्याय 1 में हम पढ़ रहे थे रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है। उन मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हमने देखा कि रसायन क्या है, रसायन की कितनी शाखा होती। उसके बाद आपको अणु परमाणु के बारे में बताया गया, फिर मोल के बारे में बताया गया, समस्थानिक संभारिक के बारे में बताया गया। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रसायन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, रासायनिक संयोग के नियम। है ना। रासायनिक संयोग के नियम पूरे रसायन विज्ञान में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कहीं न कहीं इन्हीं रासायनिक संयोग के नियमों के बेस पर ही होती। ठीक है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है और कितनी नियम इसके अंतर्गत आती है, और उन नियमों का जो है हम बारी बारी से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम कहने का अर्थ यह होता है, जैसे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। है ना। हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब जिंक का हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद हम यह भी पढ़े हैं कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। और जल बनता है। तो ऐसा हम कहते हैं जो कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए हम स्कूल द्वारा बनाए गए नियमों का, ठीक है, पालन करते हैं तभी हम उस स्कूल में पढ़ पाते हैं। है ना। क्योंकि वहां पढ़ने के लिए हमको उस नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार रसायन में भी जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किन्हीं न किन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नियमों सिद्धांतों, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अष्टक विन्यास, है ना, कैसे करते हैं, तो अष्टक नियम के बेस पर करते हैं। ठीक है। क्योंकि अष्टक नियम के बेस पर जो है अष्टक विन्यास करना जो है बताया गया। ठीक है। उसी तरह रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग का नियम भी एक ऐसा नियम है जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, ताकि, ठीक है, और यह नियम क्या करता है, हम जितने भी रसायन में होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको समझने में, उनको बनाने में सहायता करता है, और इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए जो है रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो। ठीक है। तो वे रसायन देखे, वे नियम जिनके आधार पर क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, या रासायनिक अभिक्रिया जिनको क्या करती है, पालन करते हुए संचालित होती, वो क्या कहलाती है, रासायनिक संयोग के नियम कहलाती। इसी नियम के बेस पर क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती, वियोजन अभिक्रिया होती है, उत्क्षेपण अभिक्रिया होती है। ठीक है। स्थानांतरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम जितनी भी अन्य प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं वो इन्हीं नियमों के बेस पर होती। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। अब देखिए रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम हैं, तो याद रखेंगे रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं। ठीक है। कौन कौन से नियम हैं, तो 5 नियम। पहले हम इनका नाम देख लेते हैं, फिर हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उसके बाद दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। सेकंड हो गया स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद तीसरा हो जाएगा या थर्ड हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। चौथा या डी हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है। और लास्ट या पांचवा है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। तो देखिए ये 5 नियम है जो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आते हैं, या रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है, और इन्हीं 5 नियमों के बेस पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है।
दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा में आएगा गेल उसाका गैस आयतन संबंधी नियम। तो स्टार्ट करते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ठीक है, इनको हम पदार्थ की अविनाशिता का नियम बोलते हैं। ठीक है, मतलब अविनाशिता मतलब पदार्थ का विनाश नहीं होता। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किनके द्वारा दिया गया, तो याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है आपको रटने की जरूरत नहीं, जो रसायन विज्ञान के जनक है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया, अर्थात लेवोजियर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है पदार्थ की अविनाशिता का नियम लेवोजियर द्वारा सन 1744 में दिया गया था। क्लियर हो गया। आप देखिए इस नियम के अंतर्गत मतलब क्या बोला जा रहा है, तो इस नियम में लेवोजियर ने बताया है कि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो पदार्थ होते हैं, है ना। एरो के निशान की जो बाईं ओर के पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं या क्रियाकारक बोलते हैं, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक है, जैसे ये बाईं दिशा है ना, और ये क्या है, दाईं दिशा है। क्लियर, समझ में आ रही है। आप देखिए इनको हम अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्रियाकारक बोलते हैं, क्योंकि यही अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिया करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है आप पूर्व से जानते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, ठीक है, और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्पाद, है ना, या क्रियाफल बोलते हैं, क्योंकि क्रिया करने के पश्चात बना है। ठीक है, तो उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। तो यहाँ पे लेवोजियर ने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बने, है ना, क्या बनता है भाई अभिक्रिया के पश्चात क्रिया फलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तो है आपके द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थ के अविनाशिता का नियम, है ना, और ये उसका फार्मूला है। तो यही आपको इसमें लिखना है। यह नियम सन 1744 में लेवोजियर द्वारा दिया गया। उन्होंने इस नियम में बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने क्रिया फलों या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते तो ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। ये हो गया आपके पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ठीक है, और इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ में आया सबको। और देखिए, है ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, बल्कि बस वहां पे क्या होता है, परमाणु का एक रूप में या पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होता है। ठीक है, और द्रव्यमान उसका उतना ही होता है। समझ में आ गया। देखिए, और इस नियम का बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हो सबके घर में कैंडल जलता है। ठीक है, कैंडल को हम जलाते हैं, कैंडल धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती कैंडल समाप्त, है ना। तो जहाँ पे कैंडल क्या हो गया, समाप्त हो गया, वहां पे तो द्रव्यमान नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या वास्तव में द्रव्यमान होता है। देखिए, कैंडल का चलना भी क्या है, एक प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिया करने वाला पदार्थ कैंडल है और बनने वाला पदार्थ क्या है। तो जब कैंडल पूरी तरह से जल जाता है तो उसके पश्चात क्या उत्पन्न होती, कुछ मात्रा में वाष्प बनता है, कुछ मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होता है, सबको पता है ना। तो यहाँ पे जो क्या था, कैंडल का जितना द्रव्यमान होता है, ठीक है, क्या उसके पास पश्चात जो वाष्प, धुआं और प्रकाश उत्पन्न होता है उतने द्रव्यमान के बराबर होता है। यस, दोनों क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। जितना द्रव्यमान कैंडल का होता है उतना ही द्रव्यमान वाला जो है वाष्प और प्रकाश और क्या होता है, धुआं बनता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैंडल की पूरी जल्दी गैस अवस्था में बदल तो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान उतना ही बना रहता है। आया समझ में सबको। तो चलिए इतना आप जो है यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर हो गया। तो ये था आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे आप लिख देना एग्जाम्पल में मोमबत्ती बराबर, ये हो गया आपका
वाष्प प्लस CO2 प्लस ये प्रकाश। क्लियर हो गया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम समझ में आया सबको? उसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2O, सब परिचित हो। H2O को हम जल बोलते हैं, है ना। अब देखो जल के कौन कौन से अवयवी तत्व है, मतलब जल को कौन कौन बना रहे हैं यहाँ पर। तो जल को कौन बना रहा है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। मतलब जल के कितने अवयवी तत्व हो गए, दो अवयवी तत्व हो गए, है ना। ये दोनों क्या है, जल के अवयवी तत्व है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल के अवयवी तत्व है। अब यहाँ पे हम इस जल में, ठीक है, जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखें। ऑक्सीजन का यदि हम द्रव्यमान देखें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना होता है, ठीक है, तो 8 और 8 दूनी 16, 16 होता है ना, सब जानते हैं। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2। तो यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात की बात करें तो दोनों के मध्य कितना अनुपात है, 2:16, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का अनुपात हो गया, ये ऑक्सीजन का अनुपात हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में यहाँ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी दूसरे तत्व के साथ सहयोग करेंगे तो वो क्या, तब वहाँ पे क्या इनका अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, अनुपात शायद बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान तो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम मेथेन की बात करें तो यहाँ पे इनका द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। देखो यहाँ पे हम इसको 1:8 भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 1:3, मतलब 3:1 लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अनुपात 1 था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 1 है ना। तो हाइड्रोजन जहां भी संयोग करेगा उसका अनुपात सदैव क्या रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रखोगे कि स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो प्राउस्ट द्वारा दिया गया था, है ना। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट द्वारा जो है 1799 में दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, प्राउस्ट का जो नियम है वो 1799 में, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट द्वारा 1799 में दिया गया। इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग द्वारा जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस यौगिक में उनके अवयवी तत्व, है ना, अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। एक बार और बोल दो, जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग द्वारा किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक एग्जांपल देती है और दूसरा एग्जांपल दी, आप कोई सा भी एग्जांपल वहाँ प्रस्तुत कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? तो दोनों नियम आप अच्छे से पढ़िए, बाकी के नियम मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।